हेलो टू ऑल। आज हम आपकी क्लास का चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं। पिछला चैप्टर अपन ने 4th किया था। 4th के बाद चैप्टर नंबर 5th है और 6th है, वो दोनों आपके कोर्स से कट हो चुके हैं। इसलिए अब हम जो नेक्स्ट चैप्टर करेंगे वो है चैप्टर नंबर 7। ये है बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं, यानी कि मानव जीवन में किस तरीके से मानव ने अपनी संस्कृति का निर्माण किया और उस संस्कृति में किस तरीके से परिवर्तन आया, उनकी परंपराएं किस प्रकार से चेंज हुई, ये चैप्टर उससे संबंधित हैं। 14वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी के अंत तक यूरोप के अनेक देशों में नगरों की संख्या बढ़ रही थी। एक विशेष प्रकार की नगरीय संस्कृति विकसित हो रही थी। नगर के लोग अब यह सोचने लगे थे कि वे गांव के लोगों से अधिक सभ्य हैं, और यहाँ एक वर्ड है नगरीय संस्कृति। नगर खासकर फ्लोरेंस, वेनिस, रोम कला और विद्या के केंद्र बन गए थे। इधर आप अंडरलाइन कर लेंगे। आपको क्या बताया है अभी तक कि यूरोप में सबसे बड़ा चेंज क्या था, या संस्कृति का सबसे बड़ा बदलाव क्या था कि लगातार जो गांव हैं वो बदल करके शहरों में तब्दील हो रहे थे। नए नए शहरों का विकास हो रहा था और शहर के लोग ये समझने लगे थे कि हम ग्रामीण लोगों से ज़्यादा सभ्य, इंटेलिजेंट और ज़्यादा व्यवस्थित रूप से जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इस प्रकार से नगरों के अंतर्गत जिस संस्कृति को अपनाया गया वो नगरीय संस्कृति कहलाई। और एक वर्ड था यहाँ सभ्य। सभ्य मतलब व्यवस्थित, और एक नवीन, जिसे अपन बोलते हैं ना एडवांस्ड जीवन व्यतीत करना, वैसा ये लोग सोचने लगे थे। उस समय यूरोप के प्रमुख नगर थे फ्लोरेंस, वेनिस और रोम। ये तीनों ही नगर कला और विद्या के केंद्र थे, यानी यहाँ पर विद्या से संबंधित स्कूल इंस्टीट्यूशन ज़्यादा थे और कला से संबंधित चित्रकला, स्थापत्य कला आदि की व्यवस्था भी थी और इसके केंद्र भी थे। नगरों को राजाओं और चर्च से थोड़ी बहुत स्वायत्तता मिली थी। नगर कला और ज्ञान के केंद्र बन गए। अमीर के आविष्कार से अनेक लोगों को, चाहे वे दूर दराज अमीर और अभिजात वर्ग के लोग कलाकारों और लेखकों के आश्रयदाता थे, यानी कि काफ़ी सारे ऐसे कलाकार थे जिन लोगों को राजाओं ने और चर्च ने अपने यहाँ आश्रय दे रखा था, जिस वजह से वे कलाकार अपने जीवन को और अच्छे से व्यतीत कर पा रहे थे और अपनी कला को विकसित कर पा रहे थे। राजाओं और चर्च के अलावा कुछ अमीर लोग भी ऐसे थे जिन लोगों ने इन कलाकारों को और लेखकों को अपने पास आश्रय दे रखा था। अभिजात वर्ग से क्या मतलब है? वो वर्ग जो कि बड़ी पोस्ट पर स्थापित हो, यानी जो इनकम के आधार पर भी अमीर है और जो पावर के आधार पर भी ऊंची पोस्ट पर है। इस तरीके से इसी समय मुद्रण के आविष्कार से अनेक लोगों को, चाहे वे दूर दराज नगरों और देशों में रह रहे हों, छपी हुई पुस्तकें उपलब्ध होने लगी। मुद्रण से यहाँ क्या तात्पर्य है? प्रिंटिंग का काम, प्रिंट करना। जैसे ही एक नवीन आविष्कार हुआ, किस चीज़ का? प्रिंट करने का। प्रिंट करने से पहले क्या हुआ करता था, जब तक प्रिंटर मशीन नहीं आई थी उससे पहले लेखक जो भी लिखा करते थे अपने हाथ से लिखा करते थे, और उसकी कॉपीज़, यानी कि एक जैसी ही बुक, जैसे तुम्हारी क्लास की बुक है सेम है सभी के पास में, ऐसी अगर 100 बुक बनानी है तो उन लोगों को 100 बुक हाथ से लिखनी पड़ती थी। तो इतनी ज़्यादा प्रतियाँ मीन्स कॉपी वो लोग हाथ से नहीं बना पाते थे, क्योंकि इतना सारा लिख पाना बहुत मुश्किल था। इसलिए किसी एक प्रकार के लेखक की जो लेख थे वो दूर दूर तक नहीं पहुंच पाते थे, बहुत सीमित लोगों को ही मिल पाते थे, और उन किताबों का, उन लेखों का मूल्य बहुत ज़्यादा हुआ करता था। परंतु मुद्रण व्यवस्था के आविष्कार के साथ में, यानी कि प्रिंटर जैसे ही स्थापित हुए, प्रिंटिंग के आविष्कार के साथ में ही जो एक लेख लिख दिया जाता था, एक पुस्तक लिख दी जाती थी, उसे देख करके उसकी कॉपीज़ निकलने लगी, वो चीज़ मशीनों के द्वारा छपने लगी। तो अब वो काम इजी हो गया और सस्ता हो गया। अब एक ही प्रकार की पुस्तक या लेख बहुत सारे छापे जाने लगे इस मशीन के द्वारा, और दूर दराज के इलाकों तक पहुंचने लगे। इतने ज़्यादा कॉस्टली नहीं थे तो लोग इसे आसानी से खरीद भी पाते थे। यूरोप में इतिहास की समझ विकसित होने लगी और लोग
अपने आधुनिक विश्व की तुलना यूनानी और रोमन प्राचीन दुनिया से करने लगे। क्या हुआ, यूरोप के लोगों में जैसे विद्वता का विकास हुआ यानी बुद्धिमानी का विकास हुआ, वैसे ही वो लोग इतिहास को भी समझने लगे। इतिहास की समझ जैसे ही उन लोगों में स्थापित हुई तो वो आधुनिक विश्व यानी कि उस समय के संसार को अपने से पिछली घटित हुई घटनाओं और संस्कृति से तुलना करने लगे, यानी स्वयं की संस्कृति को, स्वयं के संसार को इतिहास के संसार और उनकी संस्कृति से वो कंपेयर करने लगे। अब यह माना जाने लगा कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार अपना धर्म चुन सकता है। चर्च के पृथ्वी के केंद्र संबंधित विश्वासों को वैज्ञानिकों ने गलत सिद्ध कर दिया, चूंकि वह अब सौर मंडल को समझने लगे थे। अब ये माना जाने लगा, एक नई संस्कृति का ये विकास हुआ कि कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा से अपना धर्म परिवर्तित कर सकता है, जबकि 14वीं और 17वीं शताब्दी से पहले ऐसा संभव नहीं था। किसी भी व्यक्ति को परमिशन नहीं थी कि वो अपनी इच्छा के अनुसार अपना धर्म बदल ले, परंतु अब उनको ये परमिशन मिल गई थी। साथ में चर्च ने एक सिद्धांत बनाया था। चर्च के सिद्धांत के अनुसार उनका विश्वास ये था कि जो पृथ्वी है वो केंद्र में है और उसके चारों ओर अन्य ग्रह हैं। तो इस तरीके से ये वाला जो भ्रम था ये अब विद्वानों ने दूर किया और विद्वानों ने नया सिद्धांत स्थापित किया, क्योंकि अब वैज्ञानिक सौर मंडल को समझने लगे थे तो उन्हें सूर्य, पृथ्वी और अन्य ग्रहों की स्थिति के बारे में भी जानकारी मिल गई थी। नवीन भौगोलिक ज्ञान ने इस विचार को उलट दिया कि भूमध्य सागर विश्व का केंद्र है, यानी कि जैसे जैसे विद्वानों का विकास होने लगा उन्होंने नवीन भौगोलिक ज्ञान प्राप्त किया, यानी जिस स्थान पर वो रहते थे पृथ्वी से संबंधित भौगोलिक क्रियाओं, स्थितियों को वो लोग अब समझने लगे और इन स्थितियों का जो ज्ञान है, विचार है, उस सब पर अब नए वैज्ञानिकों ने अपनी नए राय स्थापित करना चालू कर दी और ये बताया कि भूमध्य सागर विश्व का केंद्र बिंदु है, ये विश्व में बिल्कुल सेंटर में माना गया। इस विचार के पीछे ये मान्यता रही कि यूरोप विश्व का केंद्र है। ऐसा क्यों माना गया कि भूमध्य सागर विश्व का केंद्र है? क्योंकि वो लोग मानते थे कि यूरोप जो है वो विश्व का केंद्र है और भूमध्य सागर उससे जुड़ा हुआ है। इसे समझने के लिए अपन को क्या देखना होगा, विषय नंबर 8, यानी कि अगले चैप्टर में जब हम देखेंगे तो हमें पता चलेगा किस प्रकार से आपको यूरोप की स्थिति बताई है, साथ में भूमध्य सागर की स्थिति बताई है। यदि आप इसे देखेंगे तो यहाँ आपको शायद नज़र आ जाएगी ये चीज़, किस तरीके से भूमध्य सागर का पूरा एक आकार बताया है और उसके साथ में ही यूरोप की स्थिति को भी उन्होंने स्थापित करने का प्रयास किया है। ठीक है, इसके बाद जो अब अपन आगे का पढ़ेंगे वो कुछ इस प्रकार से है। ये देखिए, आप इधर ही देख सकते हैं, ये बताया है भूमध्य सागर। ऐसा माना जाता था कि ये आसपास में विश्व के सारे राज्य, सारे देश हैं और भूमध्य सागर सेंटर में है, ऐसा उन लोगों ने माना था। 14वीं शताब्दी से यूरोपीय इतिहास की जानकारी के लिए बहुत अधिक सामग्री दस्तावेजों, मुद्रित पुस्तकों, चित्रों, मूर्तियों, भवनों, वस्त्रों से प्राप्त होती है। अब जैसे बताया जा रहा है कि 14वीं शताब्दी से जो मूर्तियां हैं, 14वीं शताब्दी से यूरोपीय इतिहास की जानकारी के लिए बहुत अधिक सामग्री दस्तावेज, मुद्रित पुस्तकों, चित्रों, मूर्तियों, भवनों, वस्त्रों से प्राप्त होती है, जो यूरोप और अमेरिका के अभिलेखागारों, कला चित्रशालाओं और संग्रहालयों में सुरक्षित रखी हुई है। यानी 14वीं शताब्दी का जो यूरोप था, उस समय से आगे का जितना भी यूरोप था, उसकी पूरी जानकारी हमें इतिहास के बहुत सारे स्रोतों से उपलब्ध हो जाती है। जैसे कि उस समय में काफ़ी सारी मूर्तियाँ बनी, बहुत सारे चित्र बने, पुस्तकें लिखी गई, वो सारी चीज़ें म्यूज़ियम्स में रखी हुई हैं और पुस्तकालयों में, लाइब्रेरीज़ में रखी हुई हैं। काफ़ी सारी ऐसी चित्र
के लिए बनाए गए भवन हैं जिन्हें चित्रशालाएँ कहते हैं, वहाँ पर रखे हुए हैं। यदि हम उन जगहों को देखें तो हमें ये सारी चीज़ें उपलब्ध होती हैं और उनके आधार पर हम यूरोप के इतिहास की सटीक जानकारी ले सकते हैं। साथ में 19वीं शताब्दी के इतिहासकारों ने रेनेसा का शाब्दिक अर्थ आपको क्या बताया है? रेनेसा का शाब्दिक अर्थ यहाँ आपको बताया है पुनर्जन्म, हिंदी में पुनर्जागरण जिसे कहा गया। 19वीं शताब्दी के इतिहासकारों ने रेनेसा शब्द का प्रयोग किया जो उस काल के सांस्कृतिक परिवर्तनों को बताता है। यानी कि जो 19वीं शताब्दी के इतिहासकार थे, उन्होंने यूरोप के लिए एक वर्ड का यूज़ किया, वो वर्ड था रेनेसा। उन इतिहासकारों ने यूरोप के इतिहास के लिए यूरोप में एक नई संस्कृति के प्रचलन का एहसास किया और उसे नाम दिया रेनेसा। रेनेसा का मतलब था पुनर्जन्म या पुनर्जागरण। ये पुनर्जन्म या पुनर्जागरण से क्या तात्पर्य है? उसका तात्पर्य है संस्कृति में बदलाव, यानी जो पुरानी संस्कृति और परंपरा लोगों की चली आ रही हो, उस परंपरा और संस्कृति को छोड़ते हुए लोगों द्वारा नई संस्कृति, नए कल्चर को अपनाना, पुरानी उन परंपराओं को छोड़ना जो कि भ्रमपूर्ण थी, जो सही नहीं थी और समाज को गर्त में लेकर के जा रही थी। ऐसी परंपराओं और रीतियों को छोड़ करके नवीन परंपराओं और संस्कृति को अपनाना जो कि आधुनिकता पर आधारित हो और लोगों के विकास से संबंधित हो। ये वाली स्थिति आपकी कहलाती है पुनर्जागरण या फिर पुनर्जन्म। इस शब्द को यूरोप के इतिहासकारों ने रेनेसा वर्ड से संबोधित किया है। तो उन्होंने माना कि 19वीं शताब्दी का जो यूरोप का काल था, 14वीं शताब्दी के बाद से 19वीं शताब्दी के समय का जो वक्त था वो यूरोप में रेनेसा के नाम से जाना गया। यानी कि इस वक्त में यूरोप में सबसे ज़्यादा सांस्कृतिक परिवर्तन आए थे। स्विट्ज़रलैंड के ब्रेसलेट विश्वविद्यालय के इतिहासकार जैकब बर्कहार्ट ने इस पर बहुत अधिक बल दिया। वे जर्मन इतिहासकार लियोपोल्ड वॉन रांके के विद्यार्थी थे। एक व्यक्ति का नाम यहाँ आया है जैकब बर्कहार्ट। जैकब बर्कहार्ट जो थे वो ब्रेसले विश्वविद्यालय से पढ़े हुए थे। ब्रेसले विश्वविद्यालय कहाँ था? स्विट्ज़रलैंड में था। यहाँ के विद्यार्थी रहे थे और साथ में ये बताया है कि ये लियोपोल्ड वॉन रांके के स्टूडेंट थे, ये इनके टीचर थे। रांके ने उन्हें ये बताया कि इतिहासकार का पहला उद्देश्य है कि वह राज्य और राजनीति के बारे में लिखे, जिसके लिए वह सरकारी विभागों के कागजात और फाइलों का इस्तेमाल करे। रांके जो थे वो भी एक प्रमुख इतिहासकार रहे थे जर्मन के, और इन्होंने इतिहास लेखन के सिद्धांतों के बारे में लोगों को सिखाया कि किस तरीके से इतिहास लिखना चाहिए। तो रांके के विद्यार्थी थे जैकब बर्कहार्ट। रांके ने बर्कहार्ट को सिखाया कि एक इतिहासकार का उद्देश्य यही है कि वो सबसे पहले किसी भी राज्य के बारे में अगर लिखना चाहता है तो उस राज्य की राजनीतिक स्थितियों के बारे में और राज्य की स्थिति के बारे में वर्णन करे। और राज्य की राजनीतिक स्थितियों की जानकारी वो इतिहासकार कहाँ से इकट्ठी करेगा? जो राज्य में स्थापित सरकारी विभाग है, उस विभाग में जितने भी कागजात और फाइलें उपलब्ध हैं, उन कागजात और फाइलों के आधार पर वो तथ्य इकट्ठा करे इतिहासकार, और उन तथ्यों के आधार पर उस राज्य की स्थिति और राजनीतिक गतिविधियों के बारे में लिखे। ये एक इतिहासकार का पहला उद्देश्य होना चाहिए। ऐसी बात रांके ने बर्कहार्ट को बताई। पर बर्कहार्ट अपने गुरु के सीमित लक्ष्यों से असंतुष्ट थे। यानी बर्कहार्ट को जो उनके टीचर ने सिखाया उससे बर्कहार्ट सेटिस्फाइड नहीं थे। बर्कहार्ट को ऐसा लगता था कि इतिहासकार का उद्देश्य केवल राज्य की राजनीतिक स्थिति को जानना ही या लोगों को बताना ही नहीं है, बल्कि बर्कहार्ट तो ये मानते थे कि एक इतिहासकार का उद्देश्य संपूर्ण राज्य से, संपूर्ण राष्ट्र से संबंधित जितने भी तथ्य हैं उन्हें इकट्ठा करके जनता के सामने प्रस्तुत करना, उसका उद्देश्य बर्कहार्ट ने माना।
उनके अनुसार इतिहास लेखन में राजनीति ही सब कुछ नहीं है। इतिहास का सरोकार उतना ही संस्कृति से है जितना राजनीति से है। यानी कि बर्कहार्ड ये मानते थे कि केवल राजनीतिक गतिविधियों का ही वर्णन करना इनफ नहीं है, बल्कि उनके अनुसार राज्य की सांस्कृतिक गतिविधियों का और संस्कृति का भी वर्णन इतिहास में किया जाना उतना ही ज़रूरी है जितना कि राजनीति का। 1860 ईस्वी में बर्कहार्ड ने द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेसा इन इटली नामक पुस्तक की रचना की। इधर आप अंडरलाइन करेंगे, बर्कहार्ड के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी 1860 में। उस पुस्तक का नाम था द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेसा इन इटली। इसमें उन्होंने क्या बताया? इसमें उन्होंने अपने पाठकों का ध्यान साहित्य, वास्तुकला, चित्रकला को आकर्षित किया और ये बताया कि 14वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक इटली के नगरों में किस प्रकार एक मानवतावादी संस्कृति पनप रही थी। इस बुक के अंदर बर्कहार्ड ने लोगों को बताया कि इटली के अंदर किस तरीके से नवीन साहित्य का, नवीन वास्तुकला का, नवीन चित्रकला का विकास हो रहा था, संस्कृति बदल रही थी, ये सब लोगों को बताया। साथ में ये भी उन्होंने बताया कि 14वीं और से लेकर के 17वीं शताब्दी तक का जो इटली का इतिहास है उसमें नगरों का सबसे ज़्यादा विकास हुआ, किस प्रकार से हुआ और किस तरीके से जो संस्कृति है वो मानवतावादी हो गई, यानी लोगों का ध्यान मानव की ओर ज़्यादा जाने लगा। उन्होंने इसी पुस्तक में लिखा है कि यह संस्कृति इस नए विश्वास पर आधारित थी कि व्यक्ति अपने बारे में खुद निर्णय लेने और अपनी दक्षता को आगे बढ़ाने में समर्थ है। यानी कि बर्कहार्ड ने ऐसा माना कि इटली में 14वीं से 17वीं शताब्दी के बीच में जिस मानवतावादी युग की शुरुआत हुई वो युग किस प्रकार का था? वो कुछ इस प्रकार का था जिसमें ये माना जाने लगा कि मानव इतना सक्षम है, इतना बुद्धिमान हो चुका है कि वो स्वयं के लिए खुद ही निर्णय ले पाए। ऐसा व्यक्ति आधुनिक था, जबकि मध्यकालीन मानव चर्च का नियंत्रण था। यानी कि जो 14वीं से 17वीं शताब्दी का इटली का मानव था वो आधुनिक था, यानी कि नवीन प्रवृत्ति का था, खुद के लिए खुद निर्णय कर सकता था, सभी नियंत्रणों से मुक्त था। जबकि 14वीं शताब्दी से पूर्व का जो काल था वो मध्यकाल कहलाया और उस काल के मानव को मध्यकालीन मानव कहा गया। तो मध्यकालीन मानव जो था वो पूरी तरीके से चर्च के निर्देशों पर चलता था, अपने जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय चर्च के द्वारा ही उसके लिए जाते थे, इसलिए माना जाता था कि मध्यकालीन मानव पूरी तरीके से चर्च द्वारा नियंत्रित था। जबकि आधुनिक कालीन मानव पूरी तरीके से स्वयं के लिए स्वयं ही निर्णय किया करता था। ये आपको इस चैप्टर का कुछ प्रारंभिक परिचय दिया गया है। अब अपन आगे देखते हैं, जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो है इटली के नगरों का पुनरुत्थान। पुनरुत्थान का मतलब क्या होता है? पुनरुत्थान 2 वर्ड से मिलकर बना है, पुनः प्लस उत्थान, यानी कि इटली के नगरों की पुनर्स्थापना, पुनर्विकास और नवीन तत्वों का उदित होना या समाविष्ट होना। किस तरीके से हुआ? यानी इटली में जो ऑलरेडी नगर थे उनका विकास किस प्रकार से हुआ, उनमें आधुनिकता किस प्रकार से आई, उनमें नवीनता किस प्रकार से आई, साथ में नवीन नगरों का विकास और स्थापना किस प्रकार से इटली में हुई, वो सब चीज़ अपन को इस चैप्टर में अभी इस टॉपिक में बताई जाएगी। पश्चिम रोम साम्राज्य के पतन के बाद इटली के राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्रों का विनाश हो गया। इस समय कोई भी एकीकृत सरकार नहीं थी और रोम का पोप, जो अपने राज्य में बेशक सार्वभौम था, समस्त यूरोपीय राजनीति में इतना मजबूत नहीं था। क्या माना जाता है कि पश्चिमी
रोम के साम्राज्य का जैसे ही पतन हुआ, उस पतन के साथ ही इटली की राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र भी पूरी तरीके से बदल गए और उनका पूरा विनाश हो गया। इस समय कोई भी ऐसी सरकार नहीं थी जो कि संपूर्ण इटली पर एकीकृत शासन कर पाए, यानी पूरी इटली को अपने हिसाब से, अपने निर्देशों से चला पाए। साथ में रोम का पोप पर जो रोम का पोप था वो स्वयं के राज्य पर तो नियंत्रण रखता था, परंतु बचे हुए जो यूरोपीय राज्य थे उन पर पोप का कोई भी नियंत्रण नहीं रह गया था। एक अरसे से पश्चिमी यूरोप के क्षेत्र सामंती संबंधों के कारण नया रूप ले रहे थे और लातीनी चर्च के नेतृत्व में उनका एकीकरण हो रहा था। काफ़ी समय से जो पश्चिमी यूरोप के क्षेत्र थे वो सामंती संबंधों के कारण नया रूप ले रहे थे, यानी कि पश्चिमी यूरोप में वो सारे क्षेत्र जो कि बहुत सारे सामंतों के अंडर अलग अलग क्षेत्रों में विभाजित थे, अब वही सामंत मिलकर के इन क्षेत्रों की राजनीतिक व्यवस्था को संभालने लगे और इन क्षेत्रों की राजनीतिक व्यवस्था को नियंत्रण में लाने लगे। इस तरीके से नवीन प्रकार की राजनीति का प्रवेश यूरोप में हो गया था, इटली में हो गया था। इसी के साथ में वहाँ पाया गया कि लातीनी चर्च का नेतृत्व भी पूरी तरीके से इन यूरोप के क्षेत्रों को घेर रहा था। साथ में आगे आपको बताया जा रहा है, इसी समय पूर्वी यूरोप बाइजेंटाइन साम्राज्य के शासन में बदल रहा था और उधर कुछ और पश्चिम में इस्लाम एक साझी सभ्यता का निर्माण कर रहा था, यानी कि यूरोप में भी अब काफ़ी सारी नई नई सभ्यताओं का प्रवेश होने लगा था। इसी बीच में एक सभ्यता थी बाइजेंटाइन। इस साम्राज्य ने यूरोप के काफ़ी सारे क्षेत्रों पर अधिकार करके वहाँ अपनी सभ्यता स्थापित कर ली तथा जो बचे हुए क्षेत्र थे उन पर इस्लामियों ने अपना अधिकार करके अपनी संस्कृति और सभ्यता को स्थापित कर लिया था। इटली एक कमज़ोर देश हो चुका था क्योंकि उसके ऊपर किसी भी राजनीतिक सत्ता का नियंत्रण नहीं रह गया था। ऐसी स्थिति में वे अनेक टुकड़ों में बट गया और परंतु इन्हीं परिवर्तनों ने इतावली संस्कृति के पुनरुत्थान में सहायता दी। ये जो परिवर्तन आए, ये जो विभाजन हुए, इसी की वजह से इतावली मतलब इटली की जो संस्कृति थी उसमें कुछ नवीन परिवर्तन आए, कुछ विकास हुआ। बाइजेंटाइन साम्राज्य और इस्लामी देशों के बीच व्यापार के बढ़ने से इटली के तटवर्ती बंदरगाह पुनर्जीवित हो गए। इसका मतलब क्या है कि बाइजेंटाइन साम्राज्य ने और इस्लामी देशों ने जैसे ही इटली में प्रवेश कर लिया था और इटली से व्यापारिक संबंध स्थापित कर लिए थे, तो उस स्थिति में व्यापार को पूर्ण करने के लिए इटली से सामान लाया ले जाया जाता था और लाने ले जाने के लिए बंदरगाहों का उपयोग किया जाता था। बंदरगाह से क्या मतलब है? जहाज़ों के रुकने का स्टेशन। जैसे ही इटली के अंदर ये व्यापार बढ़ने लगा तो इन बंदरगाहों की स्थिति अच्छी होने लगी और ये पुनर्जीवित हो गए। 12वीं शताब्दी से जब मंगोलों ने चीन के साथ रेशम मार्ग से व्यापार आरंभ किया तो उसके कारण पश्चिमी यूरोपीय देशों के व्यापार को बढ़ावा मिला। 12वीं शताब्दी के समय मंगोलों ने चीन के साथ व्यापार किया था। जैसे ही उन्होंने व्यापार के लिए रेशम मार्ग को अपनाया तो इसे अपनाने के कारण यूरोप के जितने भी देश थे उनको व्यापार में बढ़ावा मिलने लगा और वो इटली के नगरों में प्रवेश करने लगे और अपनी जो सभ्यता संस्कृति है उसे भी इटली के साथ में जोड़कर देखने लगे। अब वे अपने को एक शक्तिशाली साम्राज्य के अंग के रूप में नहीं देखते थे बल्कि स्वतंत्र नगर राज्यों का एक समूह मानते थे। नगरों में फ्लोरेंस और वेनिस गणराज्य थे और कई अन्य दरबारी नगर थे जिनका शासन राजकुमार चलाते थे। यानी ये बताया है कि कई सारे स्वतंत्र नगर उस समय पर स्थापित हो गए थे, परंतु इन स्वतंत्र नगरों ने राज्यों को एक समूह माना
और नगरों में जो शासन है वो किसके द्वारा चलाया जाता था, क्योंकि ये सारे गणराज्य थे, कोई अन्य दरबारी नगर नहीं थे, इनका पूर्ण रूप से शासन राजकुमार चलाया करते थे। और प्रमुख नगर उनमें से कौन कौन से थे? फ्लोरेंस और वेनिस। इनमें सर्वाधिक जीवन शहरों में पहला वेनिस, दूसरा जेनेवा था। यानी कि ये जितने भी नगर थे इन सभी में सबसे ज़्यादा अपनी विकसित अवस्था में जो क्षेत्र थे, जो नगर थे, वो वेनिस था पहले नंबर पर और दूसरे पर जेनेवा था। वे यूरोप के अन्य क्षेत्रों से इस दृष्टि से अलग थे कि यहाँ पर धर्माधिकारी और सामंत वर्ग राजनीतिक दृष्टि से शक्तिशाली नहीं थे। यूरोप के जितने भी अन्य क्षेत्र थे वहाँ पर उन क्षेत्रों का नियंत्रण सामंत वर्ग और धर्माधिकारी यानी धर्म के अधिकारी, धर्म के मुख्य बड़े नेता जिन्हें धर्म का ज्ञाता माना जाता है, उन धर्माधिकारियों और सामंतों का नियंत्रण यूरोप के अधिकतर राज्यों में था। परंतु वेनिस और जिनेवा ऐसे नगर थे जिनके ऊपर ना तो सामंत वर्ग का कोई राजनीतिक नियंत्रण था और ना ही धर्माधिकारियों का इस पर नियंत्रण था। इसी वजह से ये दोनों नगर यूरोप के अन्य क्षेत्रों से अलग माने जाते थे। नगर के धनी व्यापारी और महाजन नगर के शासन में सक्रिय रूप से भाग लेते थे। यानी नगर का जो शासन है उसे चलाने में किसकी भूमिका रहती थी? धनी व्यापारी यानी धनवान जितने भी बिजनेसमैन होते थे, साथ में महाजन वो जो कि रुपए बट्टे का काम किया करते थे, अर्थात जो कर्ज पर पैसा देना, ब्याज पर पैसा देना, ये काम किया करते थे। लोगों का पैसा जमा करना और उन्हें ऋण देने का काम करते थे। ये भी धनी वर्ग की श्रेणी में थे। धनी व्यापारी और महाजन मिलकर के नगर के संपूर्ण शासन को संभालते थे और जिससे नागरिकता की भावना पनपने लगी, जिसके कारण क्या हुआ कि अपने ही क्षेत्र के महाजन और व्यापारी अपने क्षेत्र के शासन को संभालने लगे, तो वहाँ के नगरवासी अपने राज्य में, अपने नगर में अपने स्वयं की भावनाओं को, नागरिकता की भावना को जोड़ करके देखने लगे। यहाँ तक कि जब इन नगरों का शासन सैनिक तानाशाहों के हाथ में रहा। सैनिक तानाशाह का क्या मतलब है? यहाँ पर कुछ ऐसे सैनिक प्रधान रहे जिन्होंने जिस नगर में ज़्यादा शक्ति पाई उस नगर को पूर्ण रूप से अपने हाथ में लेते हुए उस नगर की संपूर्ण प्रशासनिक क्रियाओं को अपने हाथ में ले लिया था, पूर्ण रूप से अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। इस प्रकार के कुछ तानाशाह रहे थे। जैसे कि आप अगर नाम सुन पाते हो तो आप लोगों ने नाम सुना है, अगर मैं आपको रिसेंट का कोई उदाहरण दूं तो वो हो सकता है पाकिस्तान में परवेज़ मुशर्रफ थे। ये भी सैनिक ही थे, सेना कमांडर ही थे, उन्होंने संपूर्ण सत्ता को अपने हाथ में लिया था। ठीक है, उस तरीके से काफ़ी सारे सैनिक तानाशाह भी रहे थे यूरोप के अंदर जिन्होंने नगरों के शासन को अपने हाथ में ले लिया था। तब भी इन नगरों के निवासी अपने को यहाँ का नागरिक कहने में गर्व का अनुभव करते थे। जब ऐसी तानाशाही बरपाने लगे, यानी इस तरीके से लोगों को नियंत्रण किया जाने लगा, तब भी वो लोग अपने नगर को सम्मान की दृष्टि से देखते थे। उनका नज़रिया अपने नगर के लिए बहुत ज़्यादा सम्मानपूर्ण और गर्वमय हुआ करता था। वो अपने नगर का नगरवासी होने में होकर के कहलाने में गर्व महसूस करते थे और जब भी बताया करते थे कि मैं इस नगर का निवासी हूँ तो ऐसा कहने में उन्हें प्राउड फील हुआ करता था। इसके बाद में आपका टॉपिक है नगर राज्य। ये एक छोटी सी अपन कहें केस स्टडी टाइप है, एक छोटी सी आपको कथा टाइप बता दी है। जब अपन इसे पढ़ेंगे तो अपन को पता चल जाएगा किस तरीके से इसमें नगर राज्य के बारे में बताया गया है। किसी एक नगर को ध्यान में रख करके उसकी शासन सत्ता वगैरह और उसके प्रशासन की कार्यवाहियों को इस पैराग्राफ में, इस ब्लॉक में बता दिया गया है। ये वाला जो है अभी अपना नगर राज्य, ये अपन नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अभी तक जितना अपन ने पढ़ा है उससे संबंधित जितने भी गृह कार्य के प्रश्न बन रहे हैं वो सारे प्रश्न मैं आपको आपके होमवर्क
सेक्शन वाले पोर्टल पर सेंड कर दूंगी। आप ध्यान रखें एक बात का कि होमवर्क आपको टाइम टू टाइम डेट वाइज डेट कंप्लीट करना है, क्योंकि अब की बार आपकी होमवर्क कॉपियों का महत्व ज़्यादा है। होमवर्क कॉपियों में आपको अपना काम कंप्लीट करते चलना है। जिस डेट को आपको दिया जा रहा है वही डेट डाल करके आप आपके होमवर्क को कंप्लीट करेंगे। टाइम टू टाइम उसे कंप्लीट करके रखेंगे। आप जब आपसे मंगाई जाएगी आप उसे चेक करवाएंगे। तो आज का भी होमवर्क मैं आपको होमवर्क वाले सेक्शन में सेंड कर दूंगी, वो आप देख लीजिएगा और उन प्रश्नों को अपनी होमवर्क कॉपी में हल करके रख लीजिएगा। ठीक है, तो ये जो 154 पेज नंबर पर टॉपिक है नगर राज्य, इधर से आगे का जो चैप्टर है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।